हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय राजनीतिक सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत क्या है, किस तरह से यह सिद्धांत एकलवादी सिद्धांत से भिन्न है, बहुलवादी सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएँ हैं और राज्य की संप्रभुता सिद्धांत पर बहुलवादियों द्वारा क्या प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं और बहुलवाद की क्या आलोचनाएं हैं। इन सब के विषय में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। फ्रेंड्स, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत आप जानें, इसके पहले संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको छत पे जाने के लिए अगर सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी तो पहले आप पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, क्रम वाइज चलेंगे, तभी आप छत पे अच्छे से पहुंच पाएंगे। और अगर उछल के चलने का प्रयास करेंगे तो गिर जाएंगे और लग जाएगा। तो इसलिए आपने अगर संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत पढ़ा है, उसको आप समझ रहे हैं, तो ये आपको समझने में बहुत ही आसान होगी, कुछ भी नहीं है। और संप्रभुता के एकलवादी से संबंधित हमारा एक वीडियो आया हुआ है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं उसका इतिहास संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के बारे में बता करके फिर आगे चलता हूँ। तो आप जैसे जानते हैं कि संप्रभुता का एकलवादी जो सिद्धांत है, उसका प्रतिपादक जो थे, उसके समर्थक जो थे, वो हाब्स थे, बेंथम थे, हीगल थे, ऑस्टिन थे। तो ये संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत ये कहता है कि संप्रभुता जो है वो राज्य की शक्ति है, ये राज्य का गुण है और ये राज्य में एक जगह केंद्रित होती है। नाम है उसका एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी का मतलब है कि सारी शक्तियां जो है वो कहाँ केंद्रित होंगी, एक जगह केंद्रित होंगी। अब ये एक जगह एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है और एक समुदाय भी हो सकता है, लेकिन जहाँ होंगी वो एक जगह ही होंगी। यानी संप्रभुता के विभाजन का यह सिद्धांत विरोध करता है कि संप्रभुता बटी नहीं होगी। इसके अनुसार संप्रभुता जो है अविभाज्य है। संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च गुण है और संप्रभुता जो है वो राज्य का मौलिक गुण है, यानी राज्य को उसको किसी के द्वारा दिया नहीं गया है। और संप्रभुता निरंकुश है, उसके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं होगी। ना तो राज्य के अंदर कोई अंकुश होगा और ना राज्य के बाहर। यानी कुल मिलाजुला के संप्रभुता जो है वो निरंकुश होगी, स्वेच्छाचारी होगी, अविभाज्य होगी, अदेय होगी, अहस्तांतरणीय होगी। तो ये संप्रभुता का गुण बताते हैं एकलवादी। यह सिद्धांत जो है फ्रेंड्स, वह राज्य को निरंकुश और स्वेच्छाचारी बनाता है। इसीलिए आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया गया कि इस एकलवादी सिद्धांत को राज्य पूजा सिद्धांत भी कहते हैं। राज्य पूजा सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह राज्य की महिमा को मंडित करता है, राज्य को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है कि संप्रभुता राज्य के पास होगी, इससे ऊपर कोई नहीं होगा, राज्य निरंकुश होगा। तो एक तरह से यह स्वेच्छाचारी और निरंकुशता का समर्थन करता है। और इसी सिद्धांत ने कहीं ना कहीं आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध के जन्म में भी उत्तरदायित्व भूमिका निभाई है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर शुरू हुआ था, 1918 तक चला, 4 साल तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो राज्यों की एक निरंकुशता की भावना थी, राज्यों में एक जो स्वेच्छाचारिता की भावना थी, जो इस सिद्धांत के अनुसार जन्म लेती है, उसी के परिणाम था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कहीं ना कहीं यह कारण भी उसके लिए उत्तरदायी था। तो उसके बाद लोगों ने यह अनुभव किया कि नहीं, यह धारणा तो बहुत खतरनाक है, यह विश्व शांति के लिए खतरा है। तो अब जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक नया सिद्धांत उभर कर सामने आया, जिसको कि हम कहते हैं संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में बहुलवादी सिद्धांत का जन्म हुआ। तो देखिए, लिखा है कि जन्म कब हुआ, 20वीं शताब्दी में, यानी 1914 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1900 के बाद का जो समय होगा वो 20वीं शताब्दी कहलाएगा। तो बहुलवाद का उदय कब हुआ, 20वीं शताब्दी में हुआ। पहला क्वेश्चन आपका निकलता है। और किसके खिलाफ हुआ, संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध हुआ। ठीक है,
तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 20वीं शताब्दी में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध हुआ। ठीक है, इस विचारधारा को, बहुलवाद विचारधारा को पूरे विश्व में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जर्मनी के विचारक ऑटो वान गियरके और ब्रिटेन के जो विचारक थे, इंग्लैंड के विचारक थे मेटलैंड। इन दो विचारकों का बहुलवाद को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान है। गियरके को बहुलवाद का पिता भी कहा जाता है, ये जनक हैं बहुलवाद का। अगर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बहुलवाद का जनक कौन है, तो बहुलवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो बहुलवाद का पिता जो है वो गियरके को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी फ्रेंड्स, उस किताब का नाम था पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ मिडिल एज। इसी पुस्तक में गियरके ने बहुलवाद की सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया इसी पुस्तक में किया। ये पुस्तक जो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडिल एज थी, ये जर्मन भाषा की थी, क्योंकि ऑटो वान गियरके जर्मनी के थे, इसलिए इन्होंने जर्मन भाषा में इस पुस्तक को लिखा। आगे चल करके इस पुस्तक को मेटलैंड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया इस पुस्तक का। इसीलिए कहा जाता है कि विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे आता है, तो गियरके और मेटलैंड दोनों को जाता है। ठीक है, विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि बहुलवाद का पिता किसे कहा जाता है या बहुलवाद का जनक कौन है, तो आपका उत्तर केवल गियरके होगा, मेटलैंड नहीं होगा। बहुलवाद का पिता हम गियरके को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया था। मेटलैंड ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और देखिए, विचारक के नाम के सामने उनसे संबंधित देश का नाम भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फेमस विचारक हैं और इनसे पूछता है कभी कभी। आपने कई बार परीक्षाओं का अगर आप सेट बनाते होंगे तो आपको मिला होगा कि रूसो कहाँ का रहने वाला था या फिर हाप्स कहाँ का निवासी था, तो ये पूछता है। तो इसलिए आपको संबंधित राज्य जिस देश के रहने वाले थे वहाँ वो भी लिख दिया जा रहा है कि अगर परीक्षा में ये पूछ रहा है कि गियरके कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, मेटलैंड कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हो, इसको आप देखिएगा। ठीक है, अच्छा, इस सिद्धांत के अन्य समर्थक थे लियो धुंगी जो है वो फ्रांस के थे, क्रैप ये हॉलैंड के थे, लास्की, बार्कर और लिंडसे ये तीनों के तीनों जो है ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे, मैकाइवर ये कनाडा के थे, मिस फॉलेट वो अमेरिका की थी, फिगिस, मेरी कोल, सिडनी वेब, रसेल, विलियम जेम्स, बैट्रिक्स वेब आदि ये इसके समर्थक हैं। आप इसको अच्छे से नाम देख लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आपको देता है कि इनमें से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है, तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। 2-3 नाम फेमस देने के बाद इनमें से नाम देने लगता है। ठीक है, सिडनी वेब दे दिया तो आप कहेंगे इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। जितने नाम आपको बताया गया है ये बहुत फेमस नाम है और ये बहुलवाद से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा कि बहुलवाद के समर्थक कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे आपको 1-2 नंबर आपके पक्के रहेंगे कि कम से कम जब ये प्रश्न पूछेगा कि बहुलवादी इनमें से कौन नहीं है या कौन है, तो आप उसका उत्तर आसानी से दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बहुलवाद की प्रमुख मान्यताएं या इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि बहुलवाद का जो उदय हुआ वो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप में हुआ। यह सिद्धांत जो है, बहुलवाद जो है वो एकलवाद का एकदम उल्टा है। चाहे जिस भी दिशा में देखेंगे, जिस भी ढंग से देखेंगे, ये एकलवादी सिद्धांत की एकदम विपरीत है। नाम से देखिए, उसको कहते थे संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत और ये बहुलवाद है। एकलवाद का मतलब हुआ कि संप्रभुता एक जगह रहेगी, बहुलवाद का मतलब है संप्रभुता बटी रहेगी, बहुत जगह रहेगी। ठीक है, तो नाम से भी अंतर हो गया। वो संप्रभुता का जो है एकलवादी सिद्धांत वो परंपरागत सिद्धांत था, तो ये उसका आधुनिक सिद्धांत हो गया। अगर कहा जाए संप्रभुता का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है, तो बहुलवाद हो जाएगा। परंपरागत कौन है, एकलवाद हो जाएगा। उसे कहते थे अद्वैतवादी सिद्धांत, तो ये द्वैतवादी सिद्धांत हो गया। वो राज्य पूजा सिद्धांत था, तो ये बहुसमुदायवाद सिद्धांत है, यानी ये कहता है कि संप्रभुता जो है राज्य की विभिन्न समुदायों में बटी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप नाम में भी देखोगे, जितने नाम आपको एकलवादी संप्रभुता के बताए गए उसका उल्टा कर दोगे तो बहुलवाद अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ये तो नाम की बात हुई। अब देखते हैं बहुलवाद वास्तव में है क्या। ठीक है, देखिए, बहुलवाद को मैं बताऊं उसके पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा, उसको आप एक बार समझ लीजिए, इसके बाद मैं आ रहा हूं बहुलवाद पे। मान लीजिए परिवार है, अब परिवार में किसी के 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य होते हैं, उसमें एक मुखिया होता है। ठीक है, तो मुखिया जो है वो मालिक है। अगर मुखिया जो है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, मुखिया जो है सर्वोच्च है, उसी के आदेश पूरे घर में चलता है, सत्ता केवल मुखिया के पास ही है, उसके आदेश का पालन सब करेंगे, अब मुखिया जो है निर्णय लेने में स्वतंत्र है, तो ये कहा जाएगा कि परिवार में एकलवादी सिद्धांत है। यानी सत्ता जो है वो कहाँ है, केवल मुखिया के पास है, एक व्यक्ति के पास है, तो ये संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत हुआ।
लेकिन अगर कुछ लोग उसी परिवार में ये कहें कि मुखिया क्या है, जो हमारे पापा हैं, जो मान लो हमारे पापा हैं परिवार के मुखिया, तो वो क्या हैं? वो परिवार के एक सदस्य ही तो हैं। जैसे हमारी माँ है, सदस्य है, मैं हूँ एक सदस्य हूँ, मेरे बहनें सदस्य हैं, मेरे चाचा होंगे वो सदस्य हैं परिवार के, उसी तरह से पिता भी तो हमारे परिवार के एक सदस्य ही तो हैं। तो पिता जो है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो ये भी सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूं, तो संप्रभुता मेरे पिता के पास ही क्यों रहे? अगर कोई ये सवाल उठाए कि संप्रभुता पिता के पास ही क्यों रहे, निर्णय अकेले ये क्यों लेंगे, सब लोग मिलकर निर्णय लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग में अकेले ये क्यों निर्णय लेंगे, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, तो सब लोग अगर मिलकर निर्णय लेंगे, सत्ता बटी होगी, तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिया जाएगा वो श्रेष्ठ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सब मिलकर ले रहे हैं। वैसे भी अगर पिताजी के पास ही सत्ता है तो हो सकता है ये निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो सकते हैं, मनमाना कर सकते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के हितों की उपेक्षा कर सकते हैं, हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है कि इनके ऊपर कोई अंकुश तो है नहीं। तो अगर परिवार के सदस्य ये कहते हैं कि ये भी परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इनके पास ही सत्ता ना हो बल्कि सत्ता जो है परिवार के सब सदस्यों में बटी हो, तो उसे कहेंगे बहुलवाद। अगर एक जगह सत्ता है केवल परिवार के मुखिया के पास तो कहेंगे एकलवाद, और अगर सत्ता बटी है सब परिवार में तो उसे कहेंगे बहुलवाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसको अगर आपने एग्जाम्पल को समझ लिया तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप बैठाए रहिए। अब बहुलवादी क्या कहते हैं? बहुलवादी ये कहते हैं कि राज्य क्या है, वो विभिन्न समुदायों का एक समुदाय है। समाज में राज्य जो है, जिस तरह से अन्य समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, परिवार भी एक समुदाय है, तो उसी तरह से बहुत से व्यापारिक संस्थाएं हैं, बहुत से व्यापारिक समुदाय हैं, बहुत से धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत से आर्थिक संस्थाएं हैं, बहुत सामाजिक संस्थाएं हैं, तो बहुत से समुदाय हैं हमारे समाज में। तो उन्हीं समुदायों की तरह राज्य भी एक समुदाय है। जैसे परिवार में विभिन्न सदस्यों की तरह पापा भी एक सदस्य हैं, उसी तरह समाज में विभिन्न समुदायों की भांति जो है राज्य भी एक समुदाय है। इसलिए सत्ता केवल राज्य में नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता जो है विभिन्न समुदायों में विभाजित होना चाहिए। यही बहुलवाद का मेन है। एकलवाद सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास करता है कि सत्ता एक जगह होनी चाहिए, जबकि बहुलवाद सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। अब बंटवारा किसके बीच में हो? विभिन्न समुदायों के बीच में। ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर इसको आपने दिमाग में रखा है तो बहुलवाद के जितने सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूं वो सब आपको समझ में एकदम आसानी से आ जाएगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर वो संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत की, जो संप्रभुता की निरंकुशता का समर्थन करते हैं, संप्रभुता की अविभाज्यता का समर्थन करते हैं, उसका ये खंडन करते हैं और अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? देखिए, इन्होंने पहला सिद्धांत इनका कि राज्य समाज के विभिन्न समुदायों की भांति एक समुदाय है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस कॉन्सेप्ट को आप रखना ध्यान में कि राज्य क्या है, समाज में जैसे अन्य समुदाय हैं वैसे राज्य भी एक समुदाय है। जैसे सबके सदस्य हैं परिवार में वैसे पापा भी एक सदस्य हैं, वो अलग नहीं हैं। तो राज्य भी कोई विशेष नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए जब राज्य भी अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मात्र है, ये इनसे विशेष नहीं है, तो सत्ता राज्य के पास क्यों हो? सत्ता सबके पास होनी चाहिए, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, पहली चीज इसकी। ठीक है। दूसरा, राज्य और समाज में अंतर। बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर मानते हैं। ये पूछ सकता है कि राज्य और समाज में अंतर कौन मानता है? तो बहुलवादी हैं। ये कहते हैं कि देखिए, आपने कहा कि राज्य क्या है, वो विभिन्न समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों की भांति एक समुदाय है। तो जाहिर सी बात है, समाज में विभिन्न समुदाय हैं, उसमें से एक राज्य भी है। तो समाज जो है बड़ा हुआ, राज्य छोटा हुआ। समाज जो है शरीर है, राज्य उसका अंग है। ये कहते हैं कि समाज और राज्य में अंतर होता है। समाज जो है बड़ा है और राज्य जो है छोटा है। ये इनकी दूसरी मान्यता है। ठीक है। अगली मान्यता है कि राज्य के नियंत्रित सत्ता में विश्वास। एकलवादी यहाँ कहते हैं कि राज्य में सत्ता संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च होती है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। वहीं बहुलवादी ये कहते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। नीचे वाला टॉपिक देखना आप, सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं कि राज्य की सत्ता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यानी संप्रभुता जो है अनियंत्रित नहीं है, उसके ऊपर भी नियंत्रण होगा। आंतरिक क्षेत्र में भी नियंत्रण होगा और बाह्य क्षेत्र में भी नियंत्रण होगा। एकलवादी इसके उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि संप्रभुता के ऊपर ना तो आंतरिक क्षेत्र में कोई नियंत्रण होगा, ये आंतरिक नीतियों को बनाने के लिए भी स्वतंत्र होगी और बाह्य नीतियों को बनाने के लिए भी स्वतंत्र होगी। लेकिन बहुलवादी कहते हैं इसके ऊपर आंतरिक नियंत्रण भी है। समाज में जनता का जनमत का है दबाव है, विभिन्न संस्थाओं का दबाव इसके ऊपर रहेगा। ये आंतरिक क्षेत्र में भी नियंत्रित है और बाह्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून है, विश्व का जनमत है, ये भी इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। तो संप्रभुता जो है वो नियंत्रित है,
ये नियंत्रित सत्ता में विश्वास करते हैं, जबकि एकलवादी जो है संप्रभुता के अनियंत्रित सत्ता में विश्वास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है संप्रभुता के विकेंद्रीकरण में विश्वास। अभी मैंने बताया कि एकलवादी कहते हैं संप्रभुता एक जगह होगी, ये कहते हैं संप्रभुता बटी होगी। किसमें बटी होगी? समुदायों में बटी होगी, क्योंकि राज्य भी विभिन्न समुदायों की भांति एक समुदाय है। ठीक, अगला है बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। बहुलवाद केवल शक्तियों के केंद्रीकरण के विरोधी हैं। आप ध्यान रखिएगा, बहुलवाद सत्ता के एक जगह इकट्ठा होने का विरोधी है, वो राज्य का विरोधी नहीं है। वो ये नहीं कहता कि ये राज्य खत्म कर दिया जाए, जैसे अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। वो राज्य को नष्ट करने की बात नहीं कहता है, ये कहता है कि राज्य क्या है? समुदायों का एक समुदाय है। जैसे अन्य प्रकार के समुदाय हैं वैसे राज्य भी एक समुदाय है। तो सत्ता केवल राज्य में नहीं होनी चाहिए बल्कि समुदायों में बटी होनी चाहिए। हाँ, राज्य जो है वो थोड़ा अन्य समुदायों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कानून व्यवस्था बनाने का कार्य कर सकता है, लेकिन एकमात्र श्रेष्ठ यही संस्था है ऐसा नहीं है। ठीक है, वही कहते हैं बहुलवाद जो है राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि समाज में राज्य होना चाहिए, ये राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है। ठीक, अब देखिए अगला है राज्य का कार्य विभिन्न समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करना। राज्य करेगा क्या? तो बहुलवादियों ने कहा कि राज्य का कार्य जो समाज में अन्य समुदाय हैं जिनको की सत्ता मिली हुई है, सबकी गतिविधियों को ये नियंत्रित करेगा, उनमें सामंजस्य स्थापित करेगा, ये राज्य का कार्य होगा। ठीक है, बाकी राज्य इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, वो सामंजस्य स्थापित करेगा, न्याय व्यवस्था देखेगा और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करेगा, और सत्ता लेकिन सबके पास होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास। बहुलवाद जो है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व मतलब व्यवसाय के आधार पर सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। आपने सेट बनाया होगा तो दिया होगा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के प्रतिपादक कौन थे या इसके समर्थक कौन थे, GDH कोल का नाम मिलता होगा आपको, वही व्यवसाय प्रतिनिधित्व है। व्यवसाय प्रतिनिधित्व का मतलब व्यवसाय के आधार पर सत्ता में भागीदारी। जैसे कोई किसान है तो किसान की समस्याओं को अच्छे ढंग से वही समझ सकता है जो कि किसान हो, जो उससे जुड़ा है मिट्टी से, वही नहीं समझेगा किसान की क्या समस्या है। अब राहुल गांधी का जैसे एक बार स्टेटमेंट आपने बहुत सुना होगा, बहुत हल्ला हुआ होगा कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई आलू हम लोग फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं, तो अब उन्हें क्या पता कि आलू जमीन पैदा होती है। तो अब ये इसलिए कहे क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई किसानी क्या होती है, खेती क्या होती है, कभी उन्होंने मिट्टी से जुड़े ही नहीं है। तो वही कहा गया किसान की समस्या को किसान समझ सकता है, अध्यापक की समस्या को अध्यापक समझ सकता है, व्यापारी की समस्या को व्यापारिक नेता समझ सकता है, डॉक्टर की समस्या को एक डॉक्टर समझ सकता है। तो व्यवसाय के आधार पर अगर सत्ता में भागीदारी दी जाएगी, हर व्यवसाय जो है जो जितने व्यवसाय हैं समाज में, वो जब अपने लोगों को चुन करके भेजेंगे तो इससे जो है समाज के हर वर्ग की समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो किसानों की बात करेगा, व्यापारी जो है वो व्यापारियों की बात करेगा, जो डॉक्टर नेता है वो डॉक्टरों की बात करेगा, शिक्षक नेता है वो शिक्षकों की बात करेगा। तो इसीलिए ये जो है बहुलवाद जो है वो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है कि व्यवसाय के आधार पर सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। जितने भी समाज में समूह हैं, जितने भी समुदाय हैं, उनको जो है सत्ता जो है, शक्तियाँ जो है उनके बीच भी बटी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कानून राज्य से ऊपर है। एकलवादी ये कहते थे कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, यानी संप्रभु ने जैसा आदेश दे दिया वही कानून है। यानी उनके अनुसार जो संप्रभुता है, जो सत्ताधारी व्यक्ति है या संस्था है, वो जो है सबसे ऊपर होती है, कानून उसके नीचे होता है, क्योंकि उसका आदेश ही कानून होता है। भाई मैं आदेश दे रहा हूं तो मैं बड़ा हुआ ना, आदेश देने वाला बड़ा होगा ना, अब मेरा आदेश ही कानून हो गया। तो उनके अनुसार जो है कानून से ऊपर जो है सत्ताधारी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कानून, वो कानून का बनाएगा, उसका पालन सब पूरा जनता करेगी, लेकिन वो कानून का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जैसे कि आइंस्टीन ने कहा था। तो लेकिन ये कहते हैं बहुलवादी कि कानून जो है राज्य से ऊपर है, यानी राज्य भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जैसे समाज के अन्य समुदाय कानूनों का पालन करते हैं, वैसे कानूनों का पालन राज्य को भी करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के कानून जो हैं वो राज्य से बड़े होते हैं। जैसा कि क्रैब ने कहा कि यह राज्य नहीं है जो विधि का निर्माण करता है, बल्कि कानून है जो राज्य का निर्माण करते हैं। आप क्रैब का यह फेमस स्टेटमेंट है, आपने सेट बनाया होगा तो देखा होगा आपने कि यह विधि नहीं है,
ये राज्य नहीं है जो विधि का निर्माण करते हैं, बल्कि ये विधि हैं जो राज्य का निर्माण करते हैं। यानी राज्य का निर्माण कानून के तहत ही किया गया है। उसी तरह मैकाइवर का स्टेटमेंट है एक, अभी मैं आगे लिखूंगा, आपको बताऊंगा कि राज्य जो है वो कानून के संतान और जनक दोनों है। यानी राज्य जो है वो कानून को बनाता भी है और कानून के द्वारा राज्य का निर्माण भी हुआ है, इसीलिए राज्य को कानून का संतान और जनक दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो बहुलवादी के अनुसार कानून क्या है, वो राज्य से ऊपर है, राज्य को भी कानून का उल्लंघन करने का अधिकार राज्य को भी नहीं होगा, ये प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, और अन्य समुदायों को भी विधि निर्माण की स्वतंत्रता। बहुलवादी कहते हैं कि जब समाज में राज्य के समान अन्य संस्थाएं हैं, वो राज्य के इक्वल हैं, बराबर हैं, तो राज्य को कोई हक नहीं बनता है कि उनके लिए कानून बनाए। जैसे राज्य कानून बनाता है अपने लिए, उसी तरह से अन्य संस्थाओं को भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी अपने हित के लिए, व्यापारिक संस्था है वो व्यापारियों के हित के लिए कानून बनाएगी, डॉक्टरों की संस्था है वो डॉक्टरों के हित के लिए कानून बनाएगी, किसानों का संस्था है किसानों के हित के लिए कानून बनाएगी, तो उनको भी कानून निर्माण का अधिकार मिलना चाहिए। ये राज्य को अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो समुदाय भी राज्य के समकक्ष हैं। बस राज्य थोड़ा सा उनसे ऊपर इसलिए है क्योंकि वो कानून व्यवस्था को देखता है, विभिन्न समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुलवाद की प्रमुख मान्यताएं या सिद्धांत। आपको बस केवल एक लाइन में याद रखना है कॉन्सेप्ट यही कि राज्य क्या है, विभिन्न समुदायों की भांति एक समुदाय है, इसलिए सत्ता केवल राज्य के पास नहीं होगी बल्कि विभिन्न समुदायों में बटी होगी। बस यही एक लाइन, इसी एक लाइन को अगर आप याद रखोगे अपने दिमाग में, तो आप जितने भी उसकी विशेषताएं अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप इसी कसौटी पर कसोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कस के दिखाया। उसी कसौटी पर मैंने सबको कसा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुलवादियों के द्वारा राज्य के संप्रभुता सिद्धांत पर किस आधार पर आलोचना की जाती है, या संप्रभुता सिद्धांत पर किस आधार पर वो प्रश्न उठाते हैं, और उनकी आलोचना में उनके द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण कथन, जिसको कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, बहुलवादियों के द्वारा राज्य की संप्रभुता सिद्धांत की कई आधार पर आलोचना की जाती है, उस पर कई आधार पर प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे दिया कि समाज की स्थिति के आधार पर बहुलवादी ये कहते हैं फ्रेंड्स कि समाज की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत बहुआयामी है। यानी एक व्यक्ति जो है केवल राजनीतिक प्राणी नहीं है, बल्कि वो सामाजिक प्राणी भी है, आर्थिक प्राणी भी है, धार्मिक प्राणी भी है। यानी उसके राज्य में एक व्यक्ति जो है कई समुदायों का सदस्य होता है, और राज्य केवल व्यक्ति की समस्त जरूरतों को अकेले नहीं पूरा कर सकता है, इसलिए व्यक्ति को अन्य संगठनों की भी आवश्यकता पड़ती है। उसको अपनी धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक संगठन की जरूरत पड़ेगी, सामाजिक जरूरत पूरा करने के लिए सामाजिक संगठन की जरूरत पड़ेगी, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको आर्थिक संगठनों की जरूरत पड़ेगी, जो व्यापारी संघ है उनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सत्ता केवल राज्य के पास नहीं होनी चाहिए। जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो कहता है कि सत्ता जो है, संप्रभुता जो है अविभाज्य है, तो वो कहते हैं कि चूंकि व्यक्ति की जरूरतें बहुत हैं और राज्य अकेले उन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। जैसा कि लास्की का कथन है एक, आगे मैं अभी लिखूंगा कि लास्की ने कहा क्या कहा है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यानी सत्ता का भी बंटवारा होना चाहिए। तो इस आधार पर भी वे आलोचना करते हैं कि सत्ता का विभाजन होना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर भी ये आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि इतिहास उठाकर देखने पर भी हमको ये नहीं पता चलता है कि जैसा कि बहुलवादी कहते हैं कि संप्रभुता निरंकुश होती है, संप्रभुता सर्वोच्च होती है, तो ये कहते हैं कि पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। बोधा ने सबसे पहले संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन किया, तो बोधा ने भी तो कहीं ना कहीं संप्रभुता पर प्रतिबंध लगा दिए। जब आप संप्रभुता सिद्धांत पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि बोधा ने जो है कई आधारों पर अपनी संप्रभुता पर प्रतिबंध लगा दिए थे। आगे चल के हाब्स ने भी संप्रभुता पर प्रतिबंध लगा दिए कि आत्मरक्षा के नाम पर व्यक्ति जो है राज्य का विरोध कर सकता है। बेंथम ने उपयोगिता के आधार पर संप्रभुता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। तो कहीं ना कहीं जो एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक हैं, चाहे वो बोधा हो, चाहे वो बेंथम हो, चाहे वो हाब्स हो, इन लोगों ने भी तो संप्रभुता पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए हैं। तो कैसे संप्रभुता निरंकुश हो सकती है, ये बहुलवादियों का कहना है। ये
कहते हैं ऑस्टिन और हीगल जो हैं वो निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में संप्रभुता निरंकुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होगा, चाहे जनता का दबाव होगा, चाहे ईश्वर का दबाव होगा, किसी न किसी का दबाव उसके ऊपर होगा। तो इसलिए संप्रभुता जो है वो एक ही जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्ति के विकास के आधार पर भी वो संप्रभुता के केंद्रीकरण का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति ने जो है राज्य का निर्माण किया है। राज्य क्या है? व्यक्तियों का एक संगठन है। व्यक्ति ने मिलकर राज्य को बनाया है। किस लिए बनाया है? अपने विकास के लिए बनाया है, ताकि व्यक्तियों का हमारा विकास हो। इसीलिए तो राज्य की अधीनता में रहना वो स्वीकार कर रहा है। अब व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है कि उसको कुछ अधिकार मिले, तभी तो अपना विकास कर पाएगा। लेकिन अगर संप्रभुता की जो प्राचीन धारणा है कि संप्रभुता निरंकुश है, संप्रभुता केवल एक जगह रहेगी, यदि उसको स्वीकार कर लिया जाए, अगर एक व्यक्ति के हाथ में एक जगह सारी सत्ता दे दी जाएगी, तो क्या जरूरी, यह गारंटी क्या है कि वो निरंकुश नहीं होगा? और अगर वो निरंकुश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेगा, और जब व्यक्ति के अधिकारों को छीन लिया जाएगा तो उसका विकास कैसे होगा? इसलिए संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। और जब संप्रभुता पर प्रतिबंध रहेगा, संप्रभुता अंकुश रहेगी, नियंत्रित रहेगी, तो व्यक्ति का विकास होगा, उसके अधिकारों को कोई छीनने वाला नहीं होगा। ऐसा बहुलवादियों का कहना है। इस आधार पर भी वो संप्रभुता के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि संप्रभुता इस जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब वो कह रहे हैं लोकतंत्र के आधार पर कि संप्रभुता का विभाजन लोकतंत्र का आधार है। वे कहते हैं लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र जनता का शासन होता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण को अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में आप देखते हैं सत्ता का बंटवारा है। केंद्र सरकार, यहाँ पर तीन तरह का शासन चलता है। एक तरह से एक संघ के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर। तो संघ के स्तर पर जो सरकार चलती है वो उसे हम संघ सरकार कहते हैं। राज्य के स्तर पर जो सरकारें काम करती है उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। और स्थानीय स्तर पर जो सरकार एक तरह से कार्य करती है उसको हम स्थानीय सुशासन कहते हैं। यानी सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सुशासन में है। आज गांव का जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का जो निदान होता है वो गांव के लोग मिलकर के एक सरपंच को चुनते हैं, जिसको हम प्रधान कहते हैं। तो प्रधान जो है यानी गांव का छोटा व्यक्ति है, जो गांव का रहने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति में भाग ले रहा है। प्रधान बनकर के अपने आप को कहीं ना कहीं गांव के विकास से अपने आप को जोड़ रहा है। तो सत्ता में अधिकतर लोगों की भागीदारी हो रही है। और ये किसके कारण संभव हो रहा है? ये हो रहा है सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण। और अगर सत्ता बंटवारा ना होती, केवल सत्ता केंद्र सरकार के पास होती, राज्यों के पास ना होती, स्थानीय सुशासन ना होता, लोगों को अपने गांव के प्रधान को चुनने की इजाजत ना होती, तो क्या इतने लोग शासन सत्ता में भाग ले सकते थे? केंद्र सरकार में तो कितने लोग हैं? लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 हैं। यही लोग केवल पूरा देश चलाते हैं। कुल मिलाकर 700-800-900 लोग ही पूरे भारत को चलाते हैं अगर सत्ता केंद्रीकरण होती तो। लेकिन सत्ता के विकेंद्रीकरण होने से देखिए राज्य में भी बहुत से लोग भाग ले रहे हैं, राज्य सरकार में भी। और इसके अलावा गांव में जो स्थानीय शासन है उसके माध्यम से तो बहुत से लोग शासन की प्रक्रियाओं में भाग ले रहे हैं। स्थानीय समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पे हो रहा है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का लाभ है और ये लोकतंत्र का एक तरह से आधार है। यानी अगर लोकतंत्र को भी हम अपनाते हैं इस सिद्धांत के आधार पर, सत्ता का जो संप्रभुता का सिद्धांत है कि सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए, ये वास्तव में ये सिद्धांत के आधार पर भी गलत है। इसलिए सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, सत्ता बटी होनी चाहिए। यानी सारे आधार पर वो यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सत्ता एक जगह केंद्रित ना हो, बल्कि सत्ता जो है विभिन्न समुदायों में बटी हो। आगे कह रहे कानून के स्वरूप के आधार पर कि कानून के स्वरूप के आधार पर भी सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। इनका कहना यह है कि संप्रभुता का जो प्राचीन सिद्धांत है, जो एकलवादी सिद्धांत है, वो ये कहता है संप्रभु की आज्ञा ही कानून है। अब संप्रभु की आज्ञा ही कानून है, तो इनका कहना है कि ये गलत है कि संप्रभु ने जो आज्ञा दे दिया वही कानून बन गया। कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं है, बल्कि बहुत से हमारी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वो आगे चल के कानून का रूप ले लेती हैं। तो रीति रिवाज परंपराएं हमारी कानून बन जाती है आगे चल के। जब राज्य उनको आश्रय देता है तो वो संप्रभु के आदेश तो नहीं है,
उनका पालन तो बहुत दिनों से लोग करते चले आए हैं। तो यहाँ पर ये एक बात खंडन हो जाता है कि कानून केवल संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु का आदेश नहीं है, इनका कहना है बहुलवादियों का। इसीलिए करैब ने यहाँ लिखा है, देखिए करैब का स्टेटमेंट है, परीक्षाओं में पूछता भी है। ये कह रहा है कि यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, यानी राज्य ही नहीं का कानून का सृजन करता है, वरन यह कानून है, विधि है जो राज्य का सृजन करती है। ये तो यहाँ तक बहुलवादी कह रहे हैं कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, बल्कि कानून के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया गया है। यानी राज्य जो है वो कानून से बड़ा नहीं होता है, कानून ज़्यादा बड़ा होता है। तो कानून के स्वरूप के आधार पर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आगे मैकाइवर ने भी इसी कानून के संबंध में लिखा है। उसने कहा कि राज्य जो है वो कानून का संतान और जनक दोनों है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है। यानी राज्य जो है वो कानून की संतान है, यानी कानून के द्वारा ही राज्य का जन्म हुआ है, और जनक है। अब राज्य जो है कानून बनाता भी है, यानी एक तरह से वो कानून बनाता है, उसका जनक भी है, और एक तरह से कानून के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ है, इसलिए कानून की संतान भी राज्य है। ठीक है, तो ये राज्य जो है कानून से श्रेष्ठ नहीं है, ना तो कानून जो है उसकी आज्ञा है। आगे मैकाइवर ने और कहा कि राज्य जो है, ये दूसरा स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट इनके फेमस है। राज्य जो है किसी निश्चित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है। निश्चित इच्छा का मतलब कि राज्य जो है किसी निश्चित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है। राज्य नहीं, यहाँ कानून होना चाहिए, ये गलत लिखा गया है। कानून जो है किसी निश्चित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है, जैसा कि एकलवादी कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि कानून संप्रभु किया गया है। तो मैकाइवर कहते हैं कानून जो है किसी निश्चित इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है। ये राज्य जो है वो रीति रिवाजों का रक्षक है, वह कानूनों की घोषणा करता है, सृजन नहीं। यानी राज्य जो है वो रीति रिवाजों का रक्षक है, यानी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उसी को वो कानून के रूप में मान्यता देता है, वो कानून का निर्माण नहीं करता है। मैकाइवर के कहने का मतलब है। और नीचे ये लिखते हैं कि कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल कुछ नए वाक्य जोड़ देता है। कहते हैं कि कानून जो बना हुआ है उसमें राज्य केवल थोड़ा बहुत फेरबदल करता है, बहुत ज़्यादा उसमें फेरबदल नहीं करते हैं। कि कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल कुछ नए वाक्य को जोड़ देता है और पुराने वाक्य को इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य के द्वारा कभी नहीं लिखा जाता। यानी कानून जो है राज्य के द्वारा पूरी तरह से कानून बनाया ही नहीं जाता, बल्कि जो रीति रिवाज हमारी परंपराएं हैं उसी को थोड़ा इधर उधर करके राज्य अपना लेता है। ये कहना चाह रहे हैं मैकाइवर। इसलिए कानून जो है वो संप्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए संप्रभुता का बंटवारा होना चाहिए। राज्य की जो सत्ता है वो कानून से ऊपर नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं संप्रभुता के आलोचना में कहे गए कुछ अन्य कथन को, जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और इसको आप ऐसे ही देख लीजिएगा, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कोटेशंस हैं और ये आपके याद करना इनको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कोई भी कोटेशंस आपको पूछ सकता है निश्चित रूप से, और कई बार पूछा गया है। देखिए लिंडसे का है इसी संबंध परिप्रेक्ष्य में, संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना के परिप्रेक्ष्य में लिंडसे ने कहा है कि संप्रभुता या प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो गया है। ये पूछा गया कई बार कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का जो सिद्धांत था पहले, वो अब सिद्धांत खत्म हो गया है, धराशायी हो गया है। करैब ने कहा कि प्रभुसत्ता की धारणा को राज्य के सिद्धांत से ही निकाल देना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बारकर ने कहा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जो है वो निर्जीव और निरर्थक हो चुकी है, यानी अब ऐसे राज्य की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। संप्रभुता संपन्न राज्य का जो सिद्धांत था वो एकदम व्यर्थ हो चुका है। आप इसको सेम टू सेम जैसे लिखा गया है वैसे ही रट लीजिएगा, ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लास्की ने कहा है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो है वो राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है, यानी सब मिलाकर वही है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत वर्तमान समय में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, लास्की आगे लिखे हैं कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। लास्की ने कहा कि ये संकट का सिद्धांत था। ये जब मध्य युग में राज्य की सत्ता के सामने जब संकट था, जब राज्य एकदम निर्बल असहाय था, जब पोप और सामंतों का वर्चस्व हुआ करता था, तो उस समय संप्रभुता का सिद्धांत राज्य की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए ठीक था। ये संकर का सिद्धांत है। लेकिन वर्तमान समय में प्रभुसत्ता का सिद्धांत ये दर्शन राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। आगे लिखा है लास्की फिर तीसरे कोटेशन में अपने, ये तीनों कोटेशन लास्की के हैं और तीनों पूछता है। अगला है लास्की का कि राजनीतिक शास्त्र के लिए ये स्थायी रूप से लाभदायक होगा
यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए, देखिए ये भी निकाल देने की बात कह चुके हैं, ये भी निकाल देने की बात, तो कोटेशन को केवल आप रटिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं प्रभुसत्ता की धारणा को राज्य के सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, क्रैप का है। और ये कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक होगा यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इससे निकाल दिया जाए। बात एक ही है, लेकिन दोनों की शब्दावलियाँ थोड़ा सा भिन्न है, तो इसलिए आपको मैंने कहा ना इसको रटने की ज़रूरत है। ठीक है, समझा तो मैं दे ही रहा हूँ। फिजिक्स कह रहे हैं कि प्रभुसत्ता का विचार एक पूर्ण अंधविश्वास के समान है। जैसे अंधविश्वास होते हैं, बाद में आगे चल कर के जब हमको ज्ञान की प्राप्त होती है, जब हमको ज्ञान होता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। बिल्ली रास्ता काटने से काम अशुभ हो जाता है, पर हम लोग ऐसा मानते थे, हमारे घर में हमको बताया गया है। ये क्या है? ये एक अंधविश्वास है। बिल्ली रास्ता काटने से किसी का काम अशुभ होता है? मेरा तो काट देती है तो मेरा काम बन जाता है, मैं तो मानता ही नहीं। तो बिल्ली का रास्ता काटने से किसी काम के शुभ अशुभ होने से कोई बात नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, जितनी दुर्घटना होती है, क्या उसके पीछे बिल्ली ही होती है? बिल्ली ने ही सबका रास्ता काटा है, दुर्घटना हो गई? ऐसा नहीं है। ये एक अंधविश्वास है और हम इसको छोड़ देते हैं, जब जान लेते हैं कि अंधविश्वास है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। बिल्ली तो निकल के जा रही है इस घर से बेचारी उस घर में, और हमारे सामने पड़ गई, तो उसे क्या पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है? कोई मतलब नहीं है। आप विचार करके देखिए, वही फिजिक्स का रहा है कि जिस तरह से हम अंधविश्वास को छोड़ देते हैं उसी तरह से प्रभुसत्ता का विचार जो है एक पूर्ण अंधविश्वास के समान है, और यह राजाओं के दैवीय अधिकार के समान समाप्त हो जाएगा। जैसे प्राचीन काल में राजा, जो निरंकुश राजा होते थे, वे अपने अधिकारों को, अपने आप को, अपनी निरंकुश सत्ता को बचाए रखने के लिए राज्य के दैवीय अधिकारों का उपयोग करते थे। दैवीय अधिकार का मतलब होता है कि राजा जो है ईश्वर का बनाया हुआ, भेजा हुआ दूत है, और यह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये जो करेगा सही करेगा। अगर ये प्रजा को सता रहा है तो इसका मतलब ईश्वर का आदेश है ऐसा करने के लिए। प्रजा को कभी भी राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से ये दैवीय अधिकार इनको मिले होते थे। ये अपने आप को कहते हैं कि ये दैवीय अधिकार हमको ईश्वर ने दिया है, जनता हमारे विरोध नहीं कर सकती है। तो इसकी आड़ में ये निरंकुशता करते थे, इसकी आड़ में अत्याचार करते थे। बाद में जनता ने इनकी पोल पट्टी जान ली तो इसका विरोध हुआ। तो वही फिजिक्स कह रहा है, जिस तरह से राजाओं के दैवीय अधिकार समाप्त हो गए, उसी तरह से संप्रभुता भी एक अंधविश्वास के समान है, एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये महत्वपूर्ण कोटेशन है जो मैंने आपको लिख करके बता दिया ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुलवाद की क्या आलोचना की जाती है लोगों के द्वारा। बहुलवादी सिद्धांत देखने में तो बड़ा आकर्षक लगता है कि सत्ता एक जगह नहीं होनी चाहिए, उससे निरंकुशता बढ़ जाएगी, लोगों की स्वतंत्रता जो है खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इसमें जब आप थोड़ा निष्पक्षतापूर्वक इस पर विचार करेंगे और देखेंगे इसके अंदर जाकर के, तो इसमें बहुत सी कमियां हैं, और उसी कमियों के आधार पर बहुलवाद की अनेक तरह से आलोचना भी होती है। तो हम देखते हैं कि बहुलवाद की आलोचना किस आधार पर होती है। ठीक है, तो जैसे दिया गया, पहला है संप्रभुता का विभाजन जो है उचित नहीं। बहुलवादी ये कहते हैं कि राज्य समुदायों के समान एक समुदाय है, इसलिए संप्रभुता को राज्यों में बांट देनी चाहिए। ठीक है, जैसे व्यक्ति का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसने कहा कि एक परिवार में एक व्यक्ति कह रहा है कि पिताजी भी तो हमारे समान एक सदस्य हैं, इसलिए संप्रभुता केवल पिताजी के पास क्यों हो, अन्य व्यक्तियों के पास भी बांट दीजिए। ठीक है, यही तो बहुलवाद कह रहा है। तो संप्रभुता का विभाजन कर दिए। लेकिन सोच के देखिए यदि आप कि अगर संप्रभुता बांट दीजिए, राज्य में जितने समुदाय उतने सबको पावर मिल गया, तो सबको यदि पावर मिल जाएगा और सब अपनी पावर का मनमाना प्रयोग करने लगेंगे, तो राज्य में कानून व्यवस्था की क्या हाल होगी? अराजकता फैल जाएगा, और शासन, देश को संभालना जो है, शासन व्यवस्था चलाना बहुत कठिन हो जाएगा। यदि एक परिवार की सबके पास शक्ति हो जाएगी और सब शक्ति का मनमाना प्रयोग करने लगेंगे, कोई केंद्रीय नियंत्रण उन पर नहीं रहेगा, तो ऐसे में परिवार को टूटने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य मनमाना कार्य करेंगे और परिवार टूट जाएगा। वही हाल राज्य का हो जाएगा, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि संप्रभुता का जो विभाजन इन्होंने किया है वह उचित नहीं है, इससे अराजकता फैलने का खतरा होगा और राज्य के लिए राज्य के हित के लिए जो है यह उचित नहीं होगा। दूसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक। बहुलवादी इसी आधार पर तो संप्रभुता को बांटना चाहते हैं कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन आप सोचिए, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, जब संप्रभुता सिद्धांत का उदय हुआ था, मध्य युग की राज्य की जो दयनीय दशा थी उसी के विरोध में संप्रभुता सिद्धांत आया था। अब मध्य युग में क्या था? मध्य युग में तो चर्च, राजा,
सामंत, इन सब में संप्रभुता बटी हुई थी। चर्च के पास अपनी संप्रभुता थी, उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण नहीं था। सामंत भी काफ़ी स्वतंत्र हुआ करते थे, इनको विशेषाधिकार मिला हुआ था, राज्य का इन पे भी नियंत्रण नहीं था, राजा तो राजा ही था। तो इन तीनों में शक्तियां बटी हुई थी। तो क्या हाल हुआ? मध्य युग का पतन तो इन्हीं के कारण हुआ, शक्तियों के विभाजन के कारण हुआ। तब ये कहा गया कि भाई ये केंद्रीय शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा शक्तियां बटी रहेंगी तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, समाज का पतन हो जाएगा। तो आज जब व्यक्ति बहुलवादी वही बात कह रहे हैं कि संप्रभुता को समुदायों में बांट देना चाहिए, तो वही स्थिति हम मध्य युग में फिर पहुंच जाएंगे ना। भाई मध्य युग में तो 3 जगह शक्तियां बटी हुई थी, और आप तो समुदाय के विभिन्न समाज के विभिन्न समुदायों में बांट देंगे, शक्तियां और जगह बढ़ जाएंगी। तो हमारी स्थिति तो मध्य युग से भी खराब हो जाएगी ना। तो सोचिए, देखिए, तो इस आधार पर अगर बहुलवादी विचारक जो है मध्य युग का ही उदाहरण ले लें, तब भी इनको लगेगा कि हमारी सिद्धांत कहीं ना कहीं खोखलापन है। ठीक है, इसलिए भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो सब लोग मनमाना प्रयोग करेंगे, और जो स्वतंत्रता की बात बहुलवादी करते हैं वो स्वतंत्रता व्यक्ति की एकदम लुप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है राज्य की एकता और अखंडता को खतरा। जब आप संप्रभुता को बांट देंगे तो देश का विभाजन अपने आप हो जाएगा, देश को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। और ये इसकी बहुत बड़ी आलोचना है कि राज्य को यदि संप्रभुता का विभाजन होगा तो राज्य की एकता और अखंडता कहीं ना कहीं टूटेगी, और इससे राज्य का विभाजन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला है बहुलवादी मान्यताओं में ही अंतर्विरोध है। बहुलवाद एक तरफ तो ये कहता है कि राज्य जो है वो अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, यानी राज्य और अन्य समुदायों में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि राज्य थोड़ा उनसे श्रेष्ठ है, इसलिए क्योंकि वो कानून व्यवस्था को देखता है। तो या तो वो श्रेष्ठ होगा और या तो उनके समान होगा। तो ये अब दोनों बात कैसे हो सकती है कि वो एक तरफ तो कहते समान है, दूसरी तरफ कहते हो श्रेष्ठ है। तो इनकी मान्यताओं में ही अंतर्विरोध है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि कानून का वो दो समुदायों के बीच नियंत्रण रखता है, समुदायों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है राज्य, तो वो उनसे श्रेष्ठ हो जाता है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, तब वो समान हो जाता है। तो इनकी विचारधारा में अंतर्विरोध पाया जाता है, ये बहुलवाद की आलोचना में कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे है कि समाज की बेहतरी के लिए समुदायों पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। ये जरूरी है कि अगर परिवार सही ढंग से चले तो उसका एक मुखिया हो, और वो जो है हाँ वो अधिकार दे सकता है, लेकिन ये कहिए कि शक्तियाँ सब में बराबर बांट दोगे तो अराजकता फैल जाएगी। परिवार की बेहतरी के लिए जैसे मुखिया का होना जरूरी है और उसको सत्ता संपन्न होना जरूरी है, उसी तरह राज्य की बेहतरी के लिए भी समुदायों के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये बहुलवाद की आलोचना में कहा जाता है। ठीक है, और बहुलवाद की एक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हो सकते। बहुलवाद ने क्या कहा कि राज्य जो है अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, यानी औद्योगिक श्रेणियां भी राज्य के समकक्ष आ जाएंगी, आर्थिक जो संगठन हैं वो भी राज्य के समकक्ष आ जाएंगे, धार्मिक संगठन भी राज्य के समकक्ष आ जाएंगे, सब राज्य के समकक्ष आ गए। अब ये तो वही बात हो गई कि कह दिया जाए सभी धातुएं समान हैं, सोना भी समान है, चांदी भी वही कैटेगरी की है, पीतल भी वही कैटेगरी की है, जस्ता भी वही कैटेगरी की है। तो जब सब समान है तो सबका मूल्य एक होना चाहिए ना। सोना का मूल्य ज़्यादा क्यों है, चांदी का उससे कम क्यों है? अरे भाई, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। एक श्रेष्ठ है, सोना श्रेष्ठ है, सोना की तुलना जस्ता से थोड़ी की जा सकती है, सोने की तुलना पीतल से थोड़ी की जा सकती है। यह कहना कि सभी धातुएं समान हैं, ये तो एकदम मूर्खतापूर्ण बात होगी। उसी तरह ये कहना कि सभी समुदाय समान हैं, राज्य भी एक समुदाय है, राज्य भी सबसे समान है, जबकि राज्य जो है समुदायों में सबसे श्रेष्ठ समुदाय है, क्योंकि इसके पास संप्रभुता होती है, अन्य समुदायों के पास नहीं होती है। अन्य समुदाय राज्य के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करते हैं। तो ये बहुलवादियों का कहना कि सभी समुदाय एक समान स्तर के हैं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस आधार पर भी बहुलवाद की आलोचना की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुलवादियों के द्वारा संप्रभुता सिद्धांत के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया दी गई है कि संप्रभुता को निकाल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, संप्रभुता सिद्धांत का विचार जो है धराशायी हो गया है, वो सब विचार जो है वो विचार योग्य नहीं है, स्वीकार करने के योग्य नहीं है। क्योंकि बहुलवादियों की इतनी मांग के बावजूद भी वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत से संप्रभुता को नहीं निकाला गया है और ना ही कभी निकाला जा सकता है। इसलिए उनकी बातों में हाँ सत्ता पर नियंत्रण होता है, ये कुछ बातें उनकी सही है, लेकिन कि संपूर्ण जो उनकी मांग है वो कहीं ना कहीं गलत है, एकांगी है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुलवादी विचारधारा और संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो सब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट दे सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का यथासंभव निदान करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।